गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बच्चों हम आपका जो हिंदी व्याकरण की बुक है उसका जो 16 चैप्टर है अव्यय, आज बच्चों हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ जानेंगे कि अव्यय क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अव्यय बच्चों अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब क्या? अविकारी मतलब होता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन माने होता है ना, विकारी माने विकार, जिसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, तो वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो बच्चों अविकारी शब्द मतलब वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, वाच्य आदि किसी के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, वो शब्द अव्यय या विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ बच्चों, अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी मतलब जिसमें कोई माने विकार, कोई विकार नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों अव्यय के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भेद होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक और पांचवा होता है निपात। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो बच्चों क्रिया विशेषण, ये आपको उसके जो उसका नाम है इससे पता चल रहा होगा, क्रिया की विशेषता मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम कहें यह व्यक्ति थोड़ा खाता है। ठीक है, तो खाता है ये क्या हो गई? ये इसकी क्रिया हो गई। और कैसा खाता है? थोड़ा खाता है, तो ये खाने की विशेषता बताई कि वो थोड़ा खाता है। या कहें बंदर पेड़ पर बैठा है, तो क्रिया क्या होगी उसमें? बैठा है। और कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर थोड़ा और पेड़ पर ये क्या हो गए? ये क्रिया विशेषण शब्द हो गए। ठीक है, अब आगे पढ़ते चलिए। क्रिया विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बच्चों जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है इसमें क्या होता है? जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य होने का तरीका या रीति बताते हैं। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, जो मतलब जो शब्द कार्य होने का तरीका या रीति बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें विभा ध्यान पूर्वक पढ़ती है, तो पढ़ती है कैसे पढ़ती है? ध्यान पूर्वक, तो ये रीति हो गई, तरीका हो गया पढ़ने का ना, जो कोई तरीका या रीति बताए तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कहें कि हम कहें कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो ठीक है, तो कैसे चलता है वो? धीरे धीरे, तो ये रीति तरीका हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरे नंबर का भेद। इसमें क्या होता है बच्चों? जो शब्द क्रिया होने के समय की जानकारी देते हैं, काल माने क्या होता है? समय। ठीक है, तो जो समय की जानकारी देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। ठीक है, तो प्रातः काल क्या हो गया? इस समय बताया है। या फिर कहें रजनी अभी आई है, तो अभी क्या हो गया? समय हो गया। तो यहाँ क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे इससे पता चल रहा होगा आपको, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने के समय की जानकारी देता है। ठीक है, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के समय की जानकारी देता है तो वहाँ स्थानवाचक नहीं, स्थानवाचक मतलब जो क्रिया विशेषण शब्द किसी के स्थान की जानकारी देता है, स्थान कहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। जैसे हम कहें वह पीछे बैठा है, तो कहाँ बैठा है? पीछे, तो ये स्थान हो गया ना। या कहें यहाँ कूड़ा मत डालो, तो यहाँ ये स्थान हो गया, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और चौथा है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने की मात्रा, परिमाण की जानकारी देते हैं तो वहाँ पर
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। जैसे आकृति कम बोलती है, तो कैसे बोलती है? कम बोलती है, मात्रा हो गई ना, कम बोलती है, ज़्यादा बोलती है, ठीक है। या फिर कहें यह पहलवान बहुत खाता है, तो खाता है ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। और कैसा खाता है? बहुत खाता है, तो परिमाण, मात्रा बताए, है ना, तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। अब इसके बाद के बच्चों होता है कि विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये तो हमने जान लिया कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हो गए, ठीक है ना। जैसे पहला हमारा हो गया, देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जहाँ रीति बताए, तरीका बताते हैं। कालवाचक यहाँ पे समय बताते हैं। स्थानवाचक जहाँ पे स्थान बताते हैं। और परिमाणवाचक जहाँ मात्रा बताते हैं। अब है विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं, मतलब जो विशेषण शब्द होते हैं वो विकारी, मतलब उसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। और जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अविकारी होते हैं, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और जबकि क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। दोनों में अंतर हो गया ना, उसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब जैसे हम उदाहरण लें, वह मधुर गाता है, तो वह क्या है? ये संज्ञा है बच्चों, वह मधुर गाता है, ठीक है। तो वह मधुर गाता है, वह कौन गाता है? मधुर, वह गाता है, तो ये संज्ञा की विशेषता बताई, तो यहाँ विशेषण है ये। लेकिन कहें गीता मधुर गाती है, तो गाती है, कैसा गाती है? मधुर गाती है, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। अब दूसरा है हमारा संबंध बोधक अव्यय। तो बच्चे दूसरा जो हमारा भेद है अव्यय का वो है संबंध बोधक अव्यय। इसमें क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं तो वो हाँ संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। जैसे कहें पेड़ के पीछे बंदर बैठा है, तो पेड़ क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और के पीछे, किसके पीछे? पेड़ के पीछे बंदर बैठा है, तो यह संबंध स्थापित हुआ वाक्य से, ठीक है। या क्या मैंने माँ के साथ पूजा की, ठीक है, तो माँ के साथ मैंने संज्ञा हो गई और माँ के साथ ये वाक्य के अन्य शब्द हो गए, तो इनके साथ जो संबंध स्थापित किया के साथ, तो ये दोनों क्या है? के साथ और के पीछे, ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है बच्चों। अब संबंध बोधक क्या होता है बच्चों? संबंध बोधक के भी 10 भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। आपके बुक में है, आप इसे पढ़िएगा, मैं बताती हूँ। संबंध बोधक के बच्चों 10 भेद होते हैं। ये काल, दिशा, स्थान, कारण, उद्देश्य आदि के आधार पर 10 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कालवाचक, ठीक है। इसमें काल की जानकारी, मतलब समय की जानकारी दी जाती है। फिर दिशावाचक, जैसे की ओर, की तरफ, इधर उधर, के पास, ठीक है। तीसरा हो गया स्थानवाचक, जैसे के ऊपर, के नीचे, के बीच में, के अंदर, के सामने, तो ये स्थानवाचक। चौथा है कारणवाचक, जैसे के कारण, जैसे राम के कारण श्याम बीमार पड़ा, या राम के कारण श्याम को चोट लगी, ठीक है, की वजह से। या फिर 5वां होता है उद्देश्यवाचक, इसका मतलब उद्देश्य, के लिए, के हित, के वास्ते। जैसे हम राम को कृष्ण के लिए चिंता हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है? एक उद्देश्य हो गया। फिर साधनवाचक, मतलब किसी का सहारा, साधन की जरूरत होती है, जैसे के सहारे, की मदद से, के द्वारा। जैसे मोहन ने राम के द्वारा अपना होमवर्क पूरा किया, ठीक है। फिर हो गया तुलनात्मक बच्चों, इसमें तुलना की जाती है, जैसे की अपेक्षा, से अच्छा, बढ़िया। और फिर 8वां होता है संगवाचक, जैसे के साथ, जैसे मैं माँ के साथ मंदिर गया, राम के संग कृष्ण, इस तरह से बच्चों, ठीक है। फिर है 9वां होता है विषयवाचक, मतलब जिसमें विषय, सब्जेक्ट की जानकारी दी जाती है। विषय, जैसे के बारे में, के विषय में, जैसे हम मथुरा के बारे में बहुत जानते हैं, ठीक है, हम मायापुर के विषय में
जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। फिर है समतावाचक, मतलब की भांति, के तुल्य, के योग्य, के सदृश, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जैसे हमने पढ़ा आपको, ठीक है, कि संबंध बोधक क्रिया विशेषण के में अंतर क्या होता है बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, संबंध बोधक जो हमने अभी पढ़ा और ऊपर क्या पढ़ा, क्रिया विशेषण, इन दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों। तो ठीक है, तो संबंध बोधक में क्या होता है बच्चों, संबंध बोधक व क्रिया विशेषण के अंतर्गत बच्चों कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो इन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाए, संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है, जबकि क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर हो गया, संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है, जबकि क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे संबंध बोधक, मोहन के आगे चलो, मेरे घर के सामने पेड़ है, ठीक है। यहाँ मोहन के आगे सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताई, ठीक है। और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई, तो आगे चलो तो कहाँ चलो, आगे चलो, सामने देखो, तो इसमें क्रिया की विशेषता बताई है। इसके बाद तीसरा है बच्चों समुच्चय बोधक। जो हमारा तीसरा भेद है अव्यय का, वो है समुच्चय बोधक बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, शब्दों, वाक्यांशों व दो पदों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो शब्दों, वाक्यांशों, पदों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक के बच्चों दो भेद होते हैं, पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो बच्चों सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जिन समुच्चय बोधक शब्दों से दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण कहते हैं। मतलब जहाँ पर जिन समुच्चय बोधक शब्दों से दो या दो से अधिक समान पदों, वाक्यों, पदबंधों को जोड़ा जाता है तो वहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे गौरव या उदय ही मेरे साथ जाएंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, समुच्चय, तो ये क्या कहलाएंगे, ये समानाधिकरण होंगे। जैसे गौरव या उदय ही मेरे साथ जाएंगे, या कहें मुझे अंगूर और केले पसंद है, तो बच्चों यहाँ पर गौरव या उदय ये क्या है, समान है, समान शब्द या शब्द है। दूसरा होता है व्याधिकरण, जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के अग्रिम उपवाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब आगे के सबसे पहला जो वाक्य होता है उनको जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कहें हम गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो गांधी जी क्या हो गया, अग्रिम वाक्य हो गया कि ये यहाँ पर व्याधिकरण हो गया, व्याधिकरण अव्यय, ठीक है, कि सदा सत्य बोलो, या कहे बर्फ नहीं गिरी यद्यपि कड़ी सर्दी पड़ी, ठीक है। अब चौथा है बच्चों हमारा विस्मयादि बोधक। तो बच्चों वे अव्यय शब्द जो हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। मतलब जो शब्द हमारा हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि को प्रकट करते वो क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे अब जैसे देखो विस्मयादि बोधक हम कहते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे कोई तो है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। अब बच्चों विस्मयादि बोधक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। मन के भाव जो होते हैं बच्चों हमारे हर्ष, शोक, दुख, घृणा, विस्मय, ये सब हमारे मन के भाव हैं बच्चों। तो इनके आधार पर 8 भेद बताए। तो पहला क्या होता है, विस्मयादि बोधक, इसमें क्या होता है, अरे वाह, वो मतलब हमें विस्मय होता है। दूसरा होता है हर्ष बोधक, जिसमें अरे वाह, हम खुश हो जाते हैं। तीसरा होता है भय बोधक, बाप रे, भागो, हाय, ये क्या होंगे, भय बोधक। घृणा बोधक, जैसे छी, थिक, ये क्या होंगे बच्चों, घृणा बोधक। उसके बाद है हमारा संबंध बोधक, संबोधन बोधक, जैसे हे, हो, अरे, अरे तुम कहाँ जा रही हो, ये सब संबोधन करने के लिए। चौथा होता है शोक बोधक, जैसे हे राम, हे भगवान, अफसोस, ये सब शोक बोधक। छठा है आशीर्वाद बोधक, जैसे जियो, दीर्घायु हो, खुश रहो, ठीक है। और फिर हमारा है 8वां क्या है, चेतावनी बोधक,
जैसे सावधान, होशियार रहो, हटो, बचो, ये क्या है? चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारा अगला जो हमारा पांचवा हमारा जो भेद है अव्यय का, वो है निपात। किसी शब्द के बाद आकर उनके अर्थ पर बल देने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है वे निपात कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिन शब्दों के बाद आकर उनके अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निपात कहलाते हैं। जैसे कहें अर्जुन तो बहुत वीर है, तो अर्जुन तो मतलब यहाँ जोर दिया जा रहा है, बहुत वीर है। या फिर डाकिया ही चिट्ठियां लाता है, तो यहाँ पर ये तो और ही क्या है, ये निपात शब्द है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के 5 भेद पढ़े हमने, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषेमादि बोधक, संबंध बोधक, निपात। ठीक है, और क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े, रीतवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करिए, और कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, हरे कृष्णा।